टेढ़ा दिख रहा है ना। देखिए ये होता है अपवर्तन के कारण। देख लिया ना आप लोगों ने। देख कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह वास्तविक मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, ठीक ना। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हेलो एवरीवन, एक के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ऐसा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और उन्होंने शिक्षा का दूध पिया था और खूब दहाड़े थे, पता है कि नहीं? 27 डिग्रियां लिए थे वो। तो देखिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोग का बिल्कुल न्यू टॉपिक है और बिल्कुल नया चैप्टर भी है, ठीक ना। इससे पहले हम लोगों ने 2-3 चैप्टर मतलब पुरानी किताब के अनुसार 3 चैप्टर कवर कर लिया है हम लोगों ने, लेकिन नई किताब जो आई है 2025-26 के लिए, उसके अनुसार ये अभी तीसरा चैप्टर है, ठीक ना। तो अब हम लोगों के पास पहले तो नई किताब नहीं थी, पुरानी किताब से पढ़ रहे थे तो उसके अनुसार पढ़ रहे थे, लेकिन अब नई किताब हम लोग के पास अवेलेबल हो गई है तो हम लोग क्या करेंगे, नई किताब के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो नई किताब के अकॉर्डिंग जो है ये तीसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना। प्रकाश का अपवर्तन जो है तीसरा चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो देखिए अपवर्तन क्या होता है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ठीक ना। इसको समझने की कोशिश करेंगे और आपके दैनिक जीवन में, वैसे तो जितना भी फिजिक्स पढ़ेंगे ना सबका दैनिक जीवन में उपयोग होता ही है, तो इसका भी दैनिक जीवन में बहुत उपयोग देखने को मिलेगा। और आप महसूस किए होंगे, देखे होंगे, आपको दिखाएंगे भी, ठीक ना। अपवर्तन आपको दिखाएंगे हम, ठीक है। देखिए ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब परावर्तित हो जा रहा था प्रकाश, ठीक ना। प्रकाश जब किसी ऐसे माध्यम से जाता है जो अपारदर्शी हो और चिकना हो, किसी चिकने तल पर पड़ता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक ना। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जब वो उसका अधिकांश भाग लौट कर नहीं आता है, मतलब कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाएगा तो उसके आर पर चला जाएगा ना, तो उस घटना में क्या होता है? अपवर्तन होता है, ठीक ना। परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश का अधिकांश भाग लौट कर उसी माध्यम में वापस आ जाता है। जैसे मिरर लेंगे, मिरर पर कोई प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश क्या होगा? लौट कर उसी माध्यम में वापस आ जाएगा, ठीक ना। तब तो वहां पे परावर्तन होगा। लेकिन ये अपवर्तन है, ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। कुछ ऐसे भी तो माध्यम है जो पारदर्शी हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि माध्यम 3 होते हैं, पारदर्शी, पारभाषक, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक, ठीक ना। मतलब पारदर्शी जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार हो जाता है, गुजर जाता है, और पारभाषक का मतलब जिसमें से उसका कम भाग, आंशिक भाग ही गुजर पाता है, और एक ऐसा भी होता है जिसमें से प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजरता है, उसे अपारदर्शक कहते हैं। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो किरणें होती हैं वो अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती हैं, ठीक ना। विचलित होने का मतलब क्या होता है? विचलित होने का मतलब जिस मार्ग से जा रही है वहां से थोड़ा मुड़ जाना, ठीक ना। विचलित होने का मतलब ये हुआ, ठीक है। मतलब कि जिस रास्ते से आप जा रहे हो वहां से उस रास्ते को मतलब थोड़ा सा मुड़ गए इधर उधर, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप विचलित हो गए, ठीक ना। समझ रहे हैं? तो यही होता है प्रकाश की घटना, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका अधिकांश भाग, सॉरी, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसमें लिखिए, प्रकाश जब एक माध्यम से, ये चैप्टर का नाम भी है और हेडिंग भी यही रहेगी आपकी, ठीक ना। ये चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा, फिर से हेडिंग लिखिएगा और इसमें लिखिए प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है।
इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक ना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। ठीक ना, उसी रास्ते से न जाकर थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसीलिए इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए देखते हैं, दो चित्र बनाएंगे। एक अभिलंब खींच लेंगे हम लोग, दोनों में, दोनों अलग अलग, मतलब कि दोनों में माध्यम अलग अलग बदल देंगे, माध्यम अलग अलग होगा। कभी कभी हो जाता है कि घना माध्यम से जो है विरल, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा, तब क्या होगा, और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब क्या होगा। अब सघन और विरल क्या होते हैं इसको भी जान लीजिए। जो सघन मतलब होता है घना, ज्यादा घना जो है माध्यम उसको सघन कहेंगे, और थोड़ा हल्का जो है उसको विरल कहेंगे। जैसे आपसे यदि पूछा जाएगा कि वायु में और जल में कौन ज्यादा घना है, तो जल ज्यादा घना है। ठीक ना, जल ज्यादा घना है तो जल सघन माध्यम हुआ वायु के सापेक्ष। ठीक ना। अब कहा जाएगा कि जल में और कांच में कौन घना है, तो कांच ज्यादा घना हो जाएगा, क्योंकि उसके अणु जो होंगे और पास पास होंगे। ठीक ना, तो ये हो जाता है सघन और विरल। तो दो चित्र बनाएंगे। ये देखिए, मान लीजिए ये एक आपतित किरण है, इसको अभिलंब कर देंगे, अभिलंब नॉर्मल कहते हैं। ये आपतित किरण, ये हो गई आपतित किरण, आपतित किरण, एंगल आप सॉरी, ये आपतित किरण, रिफ्रेक्ट। अब इसमें देखिए अपवर्तित किरण। अब देखिए, मान लीजिए ये जो है ये सघन है। ठीक ना, कोई सघन माध्यम है, मतलब कि डेंसर माध्यम है, और ये विरल माध्यम है। ठीक है, सघन हो गया और विरल, रेयरर। देखिए ये सघन विरल। अब देखिए, जब जब जो होती है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वे जो है अभिलंब से दूर भागती है। ठीक ना, किरण जब सघन से विरल माध्यम में जाती है, ये हो गया अभिलंब। ठीक ना, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब नॉर्मल कहेंगे। और ये जब इस माध्यम से इस माध्यम में वापस आएगी तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह सीधा इसका मार्ग हो गया इस तरह, लेकिन ये सीधा न जाकर क्या हो जाएगी, अपने वास्तविक मार्ग से विचलित होगी, लेकिन अभिलंब से दूर भागेगी। ठीक ना, दूर भागने का कारण क्या होता है, दूर भागने का कारण ये होता है कि प्रकाश की चाल जो है ना अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अब देखिए, ये सघन माध्यम है, मतलब घना है, मान लीजिए ये जल है। ठीक है, जल है, और ये जो है वायु है, एयर है, इसको मान लीजिए वायु है। अब वायु में ये तो घना है, और घना से वायु में जब आएगी किरण तो क्या हो जाएगी, पतले माध्यम में आ गई, विरल माध्यम में, तो क्या करेगी, तेजी से उसकी चाल अलग अलग, इसमें चाल कुछ कम थी, इससे इसमें आएगी, जैसे जैसे इसमें आएगी उसकी चाल थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक ना, बढ़ेगी तो इधर थोड़े मुड़ेगी, और जो है सीधा ना जाकर और जल्दी से भागना चाहेगी। ठीक ना, तो ये जो है अविलंब से दूर भागती है। कब, जब सघन से विरल माध्यम में किरण प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर भागती है। ठीक ना, ये हो गई अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण हो गई, अपवर्तित किरण। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये क्या होती है, आपतित किरण। ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड। ठीक है, ये अपवर्तित किरण, यहां देखेंगे रिफ्रैक्टेड लिखा हुआ है। ठीक ना, रिफ्रैक्टेड रे।
आपतित किरण परावर्तित किरण अपवर्तित किरण परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण होती है। अब फिर से इसको समझेंगे। जब कोई किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में, हमने बताया कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है कोई किरण, चाहे प्रकाश प्रवेश करता है, तो अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, ठीक ना, भटक जाता है। विचलित होने का मतलब भटक जाना अपने मार्ग से। तो ये जा रही थी किरण ऐसे, तो इसको जाना चाहिए इस तरह सीधा, लेकिन ये अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ी विचलित हो गई, भटक गई, ठीक ना। तो हमने कहा कि दो प्रकार से ये किरण जो है भटकती है, ठीक है। अब देखिए, सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, और जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखिए अब यहां से देखिए, एक ये किरण ले रहे हैं, ठीक ना। अब ये सब इसमें लिख दिया है, तो इसमें अब नहीं लिखेंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब ये मान लीजिए कि ये हो गया आपका वायु, ठीक है। तो वायु क्या हो जाएगा, विरल, इसको विरल ले लीजिए। अब इसमें जल ले लीजिए, चाहे कांच कर लीजिए, ठीक ना। कांच कर लीजिए, कांच भी सघन है, वायु से सघन है ना कांच, तो इसमें कांच कर लीजिए। ये हो गया सघन माध्यम, घना माध्यम उससे हो गया। तो ऐसा जब होता है तो ये जो किरण होगी ये अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि इसमें चाल उसकी कम ज्यादा होगी, सॉरी, इसमें चाल उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, नहीं वायु है ना, हाँ वायु है, तो इसमें चाल उसकी ज्यादा होगी। और जैसे इस सघन माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम और उसको रोकने का प्रयास करेगा ना, क्योंकि सघन में जो है अणु जो होते हैं उसमें पास पास होते हैं, ठीक ना। विरल में थोड़ा दूर दूर होते हैं, समझ रहे हैं। तो ये ज्यादा अणु होंगे पास पास, तो रोकने का प्रयास करेंगे, तो ये उस तरह भाग नहीं पाएगी, ठीक ना। थोड़ा सा जैसे जिस रास्ते से जा रही थी उससे थोड़ा विचलित हो जाएगी, मतलब अविलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक ना। अब जाना था इसको ऐसे, लेकिन ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, ये होता है, ठीक ना। समझ रहे हैं, ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, ठीक है। फिर से इसको समझेंगे। हमने कहा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह वास्तविक मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, ठीक ना। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अपवर्तन जब होता है तो देखिए, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश किया है तो ये सीधा अपने वास्तविक मार्ग से न जाकर विचलित हो गया है। इसमें भी दो प्रकार से, ठीक ना। जब कोई वस्तु सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन से विरल माध्यम में, तो वह अभिलंब से दूर भागती है। सघन से, ये देखिए, सघन से विरल में प्रवेश की है तो अभिलंब से, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर भाग रही है, ठीक ना। और जब जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका कारण होता है प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना, मतलब प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक ना। एक ही चाल से सभी माध्यम में नहीं प्रवेश करती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट में लिख लेंगे इसको, सघन और विरल वाले को नोट नंबर 1 लिखेंगे। नोट नंबर 1, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम, मान लो सघन माध्यम कोई ले लेते हैं, जल से विरल माध्यम ले लीजिए वायु, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वे अभिलंब से दूर भागती हैं, नोट 2 में लिख लेंगे, विरल से सघन में प्रवेश करने पर सघन में लिख लेंगे जल में प्रवेश करने पर
अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ठीक है, अब लिख लेंगे अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण हमने बता दिया, लेकिन लिख भी लेंगे। अपवर्तन का कारण, cause of refraction। अपवर्तन का मुख्य कारण, अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है, भिन्न भिन्न होना है। समझ रहे हैं ना? प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है कि अलग अलग माध्यमों में उसकी चाल अलग अलग हो जाती है। ठीक ना, उन्हें बता दिया, नोट भी करा दिया, नोट कर लेंगे कि हम लोगों ने अपवर्तन पढ़ लिया। अपवर्तन में जो है क्या घटना घटती है और अपवर्तन का कारण क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के व्यवहारिक उदाहरण। ठीक ना, अपवर्तन का जो है उदाहरण व्यवहार में कैसे किया जाता है उसको देखेंगे हम। तो लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। व्यावहारिक उदाहरण some practical examples। Some practical examples of refraction of light। देखिए कुछ व्यवहारिक उदाहरण हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला आप लिखेंगे अपवर्तन के कारण किसी गिलास अथवा बीकर में रखी हुई पेंसिल या छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, मुड़ी हुई या टूटी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अपवर्तन के कारण ही किसी गिलास अथवा बीकर, कोई गिलास हो गया या किसी बीकर में रखी हुई जो पेंसिल होती है या छड़ होती है तो टूटी हुई या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक ना, लगता है कि टूटी हुई है या मुड़ी हुई है। देखिए इसका एक चित्र बना लेते हैं, चित्र से नहीं समझेंगे तो फिर इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखा देंगे। एक चित्र बना लीजिए,
एक हमने बना लिया ग्लास, ठीक है, ये हमने बनाया ग्लास, अच्छा सा ग्लास बना दे रहे हैं ताकि लगे कि ग्लास ही है, ठीक ना। अब देखिए इसमें हम एक पेंसिल डालेंगे, हमने डाला इसमें एक पेंसिल, पेंसिल एक पेंसिल डाल देते हैं। ये हो गई पेंसिल, ठीक है। तो पेंसिल जैसे ही अगर जल में अगर जल यहाँ से भरा हुआ है तो टूटी हुई दिखाई देती है या मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक ना। आपको दिखेगा अगर जल भरा होगा तो मुड़ी हुई या टूटी हुई दिखाई देती है। थोड़ा और नीचे इसको कर लीजिए, इसको और नीचे कर लेते हैं। यहाँ से जो पेंसिल है इस पेंसिल को और बढ़ा दीजिए, एकदम लास्ट तक कर दीजिए, ठीक ना। पेंसिल टूटी हुई या मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक ना। ये होता है अपवर्तन के कारण, ठीक है। अपवर्तन के कारण क्या होता है कि किसी ग्लास में अथवा बीकर में रखी हुई कोई पेंसिल या छड़ टूटी हुई या मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ठीक ना। पेंसिल दीजिए, दिखाते हैं, गिव मी ए पेंसिल। अब देखिए ये हुआ ग्लास जो पानी से भरा हुआ है, ठीक ना। इसमें दिखेगा कि नहीं, डिजाइन तो बना हुआ लग रहा है, कुछ टेढ़ा लग रहा है कि नहीं। देखिए ये ये है प्रैक्टिकल इसका, ठीक है। टेढ़ा दिख रहा है ना। देखिए ये होता है अपवर्तन के कारण। देखिए जब अपवर्तन के कारण क्या होता है, किसी किसी ग्लास में रखा हुआ पेंसिल अथवा छड़ कोई इसमें रख देंगे तो क्या होगा कि वो मुड़ी हुई या टूटी हुई प्रतीत होती है। जैसे ऐसे जैसे ये दिख रहा है ना, ऐसे ही इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी एकदम ऐसा ही दिख रहा है, देखिए, ठीक है। देखेंगे तो देखिए यहाँ से दिख रहा है ना, मुड़ा हुआ लग रहा है कि मुड़ा हुआ है। ये ऐसे रहेगा, ऐसे तब ठीक है। देख लिया ना आप लोगों ने। हाँ अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए इसी तरह सिक्का भी रखा रहेगा ना, ये तो अपवर्तन कारण देखे कि पेंसिल जो है टूटी हुई या मुड़ी हुई दिखाई देती है। सिक्का भी रखेंगे तो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, ठीक ना। अपवर्तन के कारण दूसरा में लिखेंगे, अपवर्तन के कारण ही, अपवर्तन के कारण ही तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से, उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, कम दिखाई देती है, ठीक है। अपवर्तन के कारण ही जो है तालाब की गहराई जो होती है ना वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। ऐसा देखकर जल्दी से कूद मत जाना, ठीक ना। क्योंकि जो जो तालाब होता है ना उसमें देखेंगे अगर साफ साफ दिखेगा तो आपको लगेगा कि कम है लेकिन ज्यादा रहता है, ठीक ना। वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देती है अपवर्तन के कारण ही। होता यह है कि प्रकाश जो होता है, मतलब कि प्रकाश जो होता है कई परतों से होकर गुजरता है, इसकी वजह से जो है दिखाई देता है, उठा हुआ ऊपर दिखाई देता है। तीसरा लिखेंगे, पानी से भरे गिलास में, पानी से भरे गिलास में, पानी से भरे गिलास में सिक्के का, सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना, दिखाई देना, ठीक है। ये सब अपवर्तन के कारण ही होता है। ये जितनी घटनाएं घटती हैं सब अपवर्तन के कारण, ठीक ना। नोट कर लेंगे। अब देखिए पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। जब प्रकाश जो है किसी कांच में से गुजरता है, कांच स्लैब से, ठीक है। मान लीजिए ये एक कांच का स्लैब है, ठीक है।
बॉक्स टाइप का कांच है, ठीक ना। अब इसमें से जब प्रकाश गुजरता है तो कांच है तो जो किरण होगी वो क्या होगी, इसमें से होकर गुजर जाएगी ना। जैसे मान लीजिए ये आपतित किरण जो है इसमें से गुजरती है, ऐसे आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण है। तो हम जानते हैं कि ये वायु है, तो वायु क्या है, विरल हो गया, ठीक ना। और ये जो है सघन हो गया, डेंसर। अब इसमें से जब किरण मतलब कि प्रकाश की किरण आएगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी कि नहीं, क्योंकि ये विरल से सघन में माध्यम में जाती है किरण तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये इस तरह सीधा ना जा करके ऐसे सीधा ये जाना चाहिए आपतित किरण को ना, ऐसे इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना जा करके क्या होगी, कुछ झुक जाएगी, ठीक ना, झुक जाएगी। चलिए हमने झुका दिया इसको इतना, ठीक है, समझ रहे हैं। अब ये हो गई अपवर्तित किरण, इसको जाना चाहिए इस रास्ते से, लेकिन ये इस रास्ते से नहीं जाकर, क्योंकि ये विरल माध्यम हो जा रहा है, सॉरी सघन माध्यम हो जा रहा है, इसलिए ये झुक जाएगी। अब हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को पार्श्विक विस्थापन ये क्या होता है। तो जब किसी कांच के स्लैब से प्रकाश किरण गुजरती है ना, तो ये इसमें जो होती है आपतित किरण और अपवर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी जो होती है वही कहलाती है पार्श्विक विस्थापन। अब देखिए ये आपतित किरण है, अब इधर जा रही है तो ये निर्गत, निर्गत का मतलब जो बाहर निकल रही है किरण ना, उसको निर्गत किरण कहते हैं, क्योंकि निर्गत का मतलब ये होता है बाहर की तरफ जाना, ठीक है। तो ये निर्गत निकल रही है बाहर, तो ये हो गई निर्गत किरण अब हो गई। और आपतित किरण कौन है, ये ऐसे जो सीधा जा रही थी ये आपतित किरण है, तो हमने इसको सीधा तो जाएगी नहीं, तो हमने इसको आभासी रूप में ऐसे बढ़ा लिया। तो ये जो निर्गत किरण होती है ये, और ये वाली जो किरण होती है आपतित किरण, इसके बीच की लंबवत दूरी को ही कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, ठीक ना, यही कहलाएगी पार्श्विक विस्थापन। यदि ये ए बी है तो ए बी हो जाएगी पार्श्विक विस्थापन। समझ में आ रहा है। जब प्रकाश की किरण कांच के स्लैब से गुजरेगी तो उसमें निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। लिखेंगे इसमें, जब प्रकाश किरण कांच स्लैब से गुजरती है तो निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। पार्श्विक विस्थापन कहलाती है, लिख लेंगे, कहलाती है। हाँ, इसको नोट करेंगे। और सुन लीजिए, हमने बताया था कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है, ये हमने बताया था, ठीक ना। वास्तविक मार्ग से न जाकर वो थोड़ा मुड़ जाती है, ठीक ना। तो वास्तविक मार्ग से जब विचलित हो जाती है तो उसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक ना, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन जब वही किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी और वो सीधा 90 अंश के कोण पर प्रवेश करेगी तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, ठीक ना, विचलित नहीं होगी। अगर 90 अंश के कोण पर जाएगी ना तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। इसको भी ध्यान में रखेंगे, नहीं तो कहीं नोट में लिख सकते हैं आप, ठीक ना, कि जब प्रकाश किरण, ठीक है, जब प्रकाश किरण 90 अंश के कोण पर पड़ती है, ठीक ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये हो गया, इस समय सीधे निकल जाएगी। कब, जब प्रकाश किरण 90 अंश के कोण पर पड़ेगी तब सीधे निकल जाएगी। और एक बात और, जब माध्यम अलग अलग ना हो, माध्यम एक ही हो, ठीक ना, वायु से वायु में ही जाना हो तब भी विचलित नहीं होगी, ठीक ना। माध्यम बदलेगा तब, समझ रहे हैं ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, समझ रहे हैं, तब प्रवेश करती है तब उसका
वो जो है अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। नोट कर लेंगे इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखेंगे अपवर्तन के नियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम दोनों जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था परावर्तन के नियम, ठीक ना। तो परावर्तन के भी दो नियम होते हैं और अपवर्तन के भी दो नियम ही होते हैं, ठीक ना। तो उसमें था, उस वाले में अपवर्तन का नियम भी रिवीजन करा दे रहे हैं। उसमें था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक ना। और आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। अब इसमें पहला वाला तो वही है, वहां पे परावर्तित किरण थी, यहाँ पे अपवर्तित किरण हो जाएगी। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला वाला तो सेम है, बस वहां परावर्तित किरण थी तो परावर्तित कर देंगे, यहाँ अपवर्तित किरण है क्योंकि अब प्रवेश कर जाती है अंदर, और प्रवेश कर जाएगी तो वो किरण परावर्तित नहीं अपवर्तित हो जाएगी, उसमें रिटर्न हो जाती है तो उसको परावर्तित किरण कहते हैं। दूसरा नियम थोड़ा अलग है उससे, ठीक ना। चलिए लिखते हैं पहला नियम। प्रथम नियम, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं, होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम लिखेंगे, द्वितीय नियम, आपतन कोण, आपतन कोण मतलब कि स्मॉल आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतन कोण की ज्या, ज्या जो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ रहे होंगे, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ रहे हैं ज्या, ज्या मतलब कि साइन, साइन थीटा कास थीटा पढ़ रहे हैं ना, तो जो साइन होता है उसी को हिंदी में ज्या कहते हैं। तो आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण आर की ज्या मतलब कि साइन, साइन आप पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो SIN बस, लेकिन ये पूरा होता है SINE, ठीक ना। तो आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात, का अनुपात, अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, होता है, ठीक है, एक नियतांक होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, साइन आई, ठीक ना, बटे में साइन आर, दोनों का अनुपात हो गया। क्या होता है, हमने क्या कहा कि नियतांक होता है, तो लिख देंगे नियतांक, नियतांक, ठीक ना। ये होता है ये होता है अपवर्तन का द्वितीय नियम। आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है।
हाँ, इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखिए, इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं तथा इसे नोट करेंगे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। मतलब कि स्नेल का नियम पूछेगा, स्नेल का नियम क्या है, तो आप कहेंगे साइन आई बटे में साइन आर बराबर नियतांक, तो ये स्नेल का नियम भी हो जाएगा, ठीक ना। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। हाँ, और ये क्या लिखा हमने, इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब ये हुआ कि साइन आई बटे में साइन आर को क्या कहते हैं, 1 and 2 कहते हैं, ठीक ना। इसी को कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, नोट करेंगे। उन्होंने अभी पढ़ा अपवर्तन का नियम, ठीक है। अपवर्तन का नियम में जो दूसरा नियम है उसी पर ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण हमें लिखा है आई, ठीक ना, और अपवर्तन कोण आर क्रमशः 60 और 30 अंश होते हैं, तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक हमने कहा कि साइन आई बटे में साइन आर, ठीक ना, साइन आई बटे में साइन आर को प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं, ये इसको नियतांक भी कहते हैं। और साइन आई बटे में साइन आर बराबर नियतांक जो होता है उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक ना। तो इसे तीन चीज, ये अपवर्तन का दूसरा नियम भी यही है, ठीक ना, नियतांक, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, और इसी के बराबर होता है प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो मतलब कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात 1 and 2 इज इक्वल टू साइन आई बटे में साइन आर होगा, ठीक ना। तो साइन आई, तो साइन क्या है, अपवर्तन, आपतन कोण है, ये आपतन कोण है आई, तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण, तो आपतन कोण 60, अपवर्तन कोण 30, तो साइन 60 अंश बटे में साइन 30 अंश। चलिए साइंस वालों को ये बता दो, मैथ वाले तो जानते होंगे, साइंस वालों को केवल जो साइंस पढ़ते हैं उनके लिए देखिए, साइन जो 0 अंश का मान होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान 3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। इतना आप याद रखेंगे, तो इतना भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। अब देखिए साइन 60 अंश का मान हमने क्या लिखा, 3/2 लिख देंगे, और साइन 30 अंश का मान 1/2, ठीक है, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3/1 बचेगा, तो इसको 3 ही लिखेंगे, ठीक ना। और 3 का मान होता है 1.732, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है तो कुछ लिखेंगे नहीं इधर, ये हो जाएगा अपवर्तनांक कितना, नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, ठीक ना। हम लोगों ने अपवर्तन का दूसरा नियम पढ़ लिया था जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं, ठीक ना। साइन आई बटे में साइन आर बराबर नियतांक जो होता है। अब देखिए उसका जो ये प्रकाश अपवर्तनांक जो होता है, ठीक ना, मतलब कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसका चाल के साथ क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, स्पीड के साथ, जो लाइट का स्पीड होता है, प्रकाश की चाल, उसके साथ इसका क्या रिलेशन होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 and 2 इज इक्वल टू साइन आई बटे में
साइन आर, ये पढ़े हैं हम लोग, ठीक ना। जो अपवर्तन का दूसरा नियम है, स्नेल का नियम है, सॉरी स्नेल का नियम, नियतांक लिख देंगे। अब देखिए, अब इसका जो है 1 और 2 का संबंध इससे क्या है, मतलब प्रकाश की चाल से क्या है उसको लिखेंगे। तो ये 1 और 2 इज इक्वल टू होता है V1 बटे में V2, ये होता है, ठीक ना। इसका अनुक्रमानुपाती का इसमें संबंध होता है, ठीक है। तो ये चाल, अब इसको देखिए 1 और 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको भी ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। क्योंकि 1 और 2 ऐसे लिखा हुआ है तो आपको पता नहीं चलेगा, जब न्यूमेरिकल में जब सॉल्व करना होगा तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। इसको हम लोग लिखते हैं N2 N1 बटे में N2 लिखते हैं, ठीक ना, समझ रहे हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये भी हुआ, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जिसके सापेक्ष ज्ञात किया जाता है वो नीचे रहता है, और जिसका ज्ञात किया जाता है वो ऊपर रहता है। अब देखिए, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, ठीक ना, वायु के सापेक्ष। इसलिए वायु का अपवर्तनांक पूछेगा, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, तो 1 होगा, ठीक ना, 1 होगा। क्योंकि वायु के सापेक्ष किसी का भी अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे, चाहे वाटर का ज्ञात करें, ठीक ना, जल का या फिर कांच का, तो सबका वायु के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1 होता है। इसको लिख लेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, N2 बटे में N1 बराबर V1 बटे में V2, इसको नोट कर लेंगे। ये रिलेशन होता है प्रकाश की चाल में और अपवर्तनांक में। नोट में लिख लेंगे, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, वायु के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। इसलिए वायु के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक एक होता है, नोट करिए। हाँ देखिए, इसको नोट नंबर 1 कर लीजिए, और भी नोट लिखिए। नोट नंबर 2 लिखेंगे, जब प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरती है, विभिन्न माध्यमों से होते हुए पुनः उसी माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो सभी माध्यमों के गुणनफलों का मान 1 होता है। देखिए कैसे, जब प्रकाश की किरण जो है विभिन्न माध्यमों से होते हुए फिर उसी माध्यम में चली जाए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये एक माध्यम है, यहाँ वायु है, ठीक ना। दूसरा माध्यम हमने ले लिया यहाँ पे जल, फिर हमने ले लिया कांच, ठीक ना। फिर उसके बाद एक और माध्यम, फिर जल वायु ही ले लेंगे, ठीक ना। जब प्रकाश की किरण ऐसे माध्यमों से होते हुए, कई माध्यमों से होते हुए, फिर जैसे वायु में प्रवेश की, फिर वायु में ही चली जाएगी, तो सबका गुणनफल, सभी अपवर्तनांकों का गुणनफल जब निकालेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। ये एयर, वाटर, मिरर नहीं, ग्लास, फिर एयर, ठीक है। अब देखिए, यहां से एक किरण चली, ये अभिलंब खींच लेंगे, एक किरण ऐसे चली। अब देखिए, वायु जो है
वायु के सापेक्ष जल क्या है, सघन है, तो क्या होगी, सघन में आएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी ना, ये इस तरह सीधा न जाकर अविलंब की ओर झुकेगी किरण, ऐसे आएगी, ठीक है। फिर एक अविलंब खींचेंगे, फिर ये कांच जो है जल से भी क्या है, जल से क्या है, कांच जल से भी सघन है ना, तो ये इधर न जाकर फिर मुड़ेगी, ठीक है, फिर मुड़ेगी, फिर अविलंब खींचेंगे। अब देखिए अब क्या होगी, अब फिर ये कौन सा माध्यम आ गया, ये विरल माध्यम आ गया, कांच के सापेक्ष विरल ना है ये माध्यम, तो फिर क्या करेगी, अब अविलंब की ओर झुकेगी नहीं, अब अविलंब से दूर भागेगी, मतलब इसके समांतर हो जाएगी, इसी के सीध में, ठीक ना, समझ रहा है, इसके समांतर हो जाएगी। तो ये जो होती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करते हुए फिर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, ठीक ना, तो सबका गुणनफल जो होता है, सभी अपवर्तनांकों का गुणनफल एक होता है। कैसे, देखिए, पहले क्या थी, वायु में, फिर जल में, फिर कांच में, फिर वायु में, तो ऐसे में वायु के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अब देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वाटर का अपवर्तनांक, गुण क्या हो जाएगा, जल के सापेक्ष वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक हो जाएगा, कांच का, ग्लास का, फिर वायु के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक ना, समझ रहे हैं, ये सबका गुणनफल जो होगा क्या होगा, सबका गुणनफल एक के बराबर होगा, ठीक ना। ये रुक जाइए, यहाँ पे कांच से वायु में गई है ना, तो यहाँ ग्लास के सापेक्ष जो हो जाएगा, ठीक ना, ये एयर, पहले एयर में से वाटर में गई, ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, फिर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यहाँ भी गलत है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, सबका गुणनफल जो होगा क्या होगा, एक होगा, यही हम लोगों ने नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है, ठीक ना, इसको लिखेंगे। तीसरा नोट भी लिखेंगे, तीसरा नोट क्या लिखेंगे, 1n2 का मान 1/2n1 के बराबर होता है, ठीक ना, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उसके व्युत्क्रम होता है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, ठीक ना। देखिए ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इसके ठीक विपरीत होता है, मतलब 1/2 में लिख दिया हमने, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये भी नोट करेंगे। हाँ देखिए, अब वही जो पढ़े हम लोग अपवर्तनांक और चाल में संबंध, प्रकाश की चाल में संबंध, उसी पर एक क्वेश्चन है, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और केरोसिन में प्रकाश की चाल 2.08 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो, तो केरोसिन का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि वायु के सापेक्ष केरोसिन का अपवर्तनांक पूछ रहा है ना, तो वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक पूछ रहा है, केरोसिन का, वायु के सापेक्ष केरोसिन का अपवर्तनांक, इस ऐसे नहीं लिखेंगे तो केवल आप क्या लिख देंगे, n लिख देंगे तब भी काम चलेगा, नहीं तो 1n2 लिख लेंगे, 1n2 लिखेंगे। अच्छा केरोसिन, ठीक ना, इसको केरोसिन बना लीजिए, केरोसिन, ठीक ना, या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा V1/V2, तो V1 का मान कितना है, 3 × 10⁸, और ये हो जाएगा 2.08 × 10⁸, इससे इसको कटा देंगे, 3/2.08 आएगा, दशमलव हटाने के लिए 100 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 300 में क्या आ जाएगा, 208, अब इसमें भाग दे देंगे, पहले कटा दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, इतना आ गया 150/104, भाग दीजिए, 150 में 104 का एक बार जाएगा, ठीक ना, क्या बचेगा, 6 4, फिर दशमलव लगाकर 0 बढ़ाइए, फिर 10 × 4 = 40, 4 बार चला जाएगा, 4 × 4 = 16 और 4 × 1 = 4, ठीक ना, क्या बचेगा 4, और ये क्या बचेगा 4, ठीक है, इतना बचेगा ना, फिर 0 बढ़ाइए, फिर वही देखिए 416, मतलब 4 बार जाएगा, तो इसका मतलब कि आ गया 1.44, ठीक ना, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या पूछा था, अपवर्तनांक ना, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड है,
यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। मतलब कि n बराबर होता है v1/v2। देखिए यहाँ पे 1n2 का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन जब जरूरत होगी तब, ठीक ना। n लिखिए, अपवर्तनांक को केवल n लिखिए, चाहे 1n2 लिखिए। अगर दो माध्यम दिया है, दो माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है, तब 1n2 का प्रयोग करेंगे, नहीं तो ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक ना। केवल अपवर्तनांक दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक, और हमने बताया कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। तो कांच का अपवर्तनांक दिया है, मतलब वायु के सापेक्ष ही कांच का अपवर्तनांक दिया है। तो मतलब कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या पूछा है, कांच में प्रकाश की चाल, ये माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है, मतलब निर्वात में, और ये माध्यम 2 में, तो इसका चाल पूछ रहा है, ठीक ना, कांच में। तो क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे v2 को, v2 बराबर क्या हो जाएगा, v1 में, इसको केवल n ही लिखिए, ज्यादा कंफ्यूज होंगे इस तरह, n, ठीक ना। अब देखिए v1 का मान कितना है, 3 × 10⁸, n का मान है 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कांच के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए और कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक ना। एयर हो गया ये ग्लास, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया हुआ है। और क्या दिया है, तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वाटर, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो पूछा क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए, हम लोग जब लिखते हैं 1n2 तो क्या लिखते हैं, इसका मतलब लिखते हैं हम लोग n2/n1, ये लिखते हैं ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसमें भी क्या पूछा है कि तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक ना। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष ज्ञात, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक ना, n2/n1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा वो क्या होगा, नीचे होगा, ठीक ना। तो क्या पूछा है, कांच, सॉरी, जल के सापेक्ष, तो जल नीचे हो जाएगा, मतलब जल वाला, अगर अपवर्तनांक निकालेंगे तो क्या होगा, जल वाला नीचे हो जाएगा। क्या पूछा है, जल के सापेक्ष, जल मतलब वाटर, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक, ठीक ना, ऐसे लिखेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो पहले क्या लिखेंगे, 1n2 लिखते हैं तो पहले n2 ऊपर लिखते हैं, तो दूसरा वाला ऊपर लिखेंगे, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पहले लिखेंगे, ये ANG, ठीक ना, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो जल का नीचे रहेगा, ठीक ना, तो जल का क्या हो जाएगा, ANW, ठीक है, ये हो गया। अब मान रख दीजिए, इसका मान 3/2, इसका मान क्या है 4/3, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। ये आ गया आंसर। और एक क्या पूछा है, अब पूछा है कि कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, कांच और जल में, ठीक ना, कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात, मतलब कांच में VG में V, कांच तथा जल VW, वाटर में हो गया, ठीक ना। इसके चालों का अनुपात याद करना है। अब देखिए, जब हम लोग लिखते हैं n1 में, सॉरी 1n2 बराबर क्या लिखते हैं, V1 में V2, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि n2 में n1 बराबर V1/V2 होता है, ये ना होता है। तो क्या होगा, W नीचे है तो इधर W ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, W वाला मतलब ये वाला, क्या ये 4/3, ठीक ना, समझ रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा नीचे 3/2, W वाला, ठीक है। जब लिखते हैं 1n2 तो क्या लिखते हैं, V1 में V2, और इसको क्या लिखते हैं n2 में n1। तो वैसे ही जो V2 है, ठीक है, ये W वाला जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो W वाला ये है, W वाला 4/3 है, ठीक है, और ये 3/2
2 है, सही है, ठीक ना। तो क्या अनुपात हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 2 चौके 8, 3 तिली के 9, 8/9, ये अनुपात हो जाएगा, मतलब कि 8:9 हो जाएगा, ठीक ना। ये आंसर हो जाएगा आपका, नोट कर लीजिए।